हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में करियर भाई में। दोस्तों खैर टाइटल तो आपने पढ़ ही लिया होगा। आज हम बात कर रहे हैं कि कनाडा के अंदर अगर आपको काम करना है, वहां पर परमानेंट रेसिडेंट के तौर पर रहना है और इवेंचुअली अगर आपको वहां की सिटीजनशिप चाहिए, वहां पर बस जाना है और वहां के सारे बेनिफिट्स चाहिए, तो उसके सबसे हम कहें कि इजी या स्ट्रेट फॉरवर्ड वेज कौन से हैं, तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। पूरी एक प्रोसीजर मैं आपको बताने वाला हूं। हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा चल जाए, लेकिन दोस्तों स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि मैं अलग अलग तरीके आपको बताने वाला हूं जिससे कि आप वहां की जो है वो परमानेंट रेसिडेंटशिप और बाद में सिटीजनशिप पा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आप कोई भी स्टेप मिस ना करें। और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों ऐसे ही करियर से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैंने एक वीडियो यूएस के वहाँ पर ग्रीन कार्ड और सिटीजनशिप के ऊपर भी बनाया है। उसके अंदर मैंने ये मेंशन किया हुआ था कि वहाँ पर जो है वो आपको ग्रीन कार्ड मिल जाता है, लेकिन बाद में सिटीजनशिप मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन कनाडा के अंदर अलग है। कनाडा के अंदर आपको परमानेंट रेसिडेंटशिप जो है वो मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, पहली बात। और उसके बाद आपको सिटीजनशिप मिलती है, जो कि रिलेटिवली इजी है। तो ये जो परमानेंट रेसिडेंट स्टेटस है वो वहाँ पर मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए जो है वो सबसे बेहतरीन आपके लिए ऑप्शन रहेगा यहाँ पर एक्सप्रेस एंट्री स्कीम। तो एक्सप्रेस एंट्री स्कीम के अंदर जो है वो ज़्यादातर करके जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, क्योंकि कनाडा के अंदर आपको पता होगा कि स्किल्ड वर्कर्स उनको बहुत ज़्यादा चाहिए और कनाडा की ओवरऑल पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो वहाँ पर स्किल्ड वर्कर्स की बहुत कमी है। तो जो लोग पढ़े लिखे हैं, जिनके पास अच्छी खासी डिग्रीज हैं, जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस है, कोई स्किल्स है, तो ऐसे लोगों को वहाँ पर ज़रूर जो है वो एक्सप्रेस एंट्री स्कीम के तहत लिया जाता है। अब ऐसा है क्या कि कोई भी आदमी उठेगा एक्सप्रेस एंट्री स्कीम में डाल देगा अपना एप्लीकेशन तो वो अप्रूव हो जाएगा? तो जी नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको आपका जो भी कोई एक्सपीरियंस वगैरह है, आपका एजुकेशन जो है वो वहाँ पर प्रूव करना पड़ेगा कि आप कहाँ तक पढ़े हुए हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या है। दूसरी बात यह है कि कनाडा की दो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश और फ्रेंच। तो इनमें से किसी एक लैंग्वेज के अंदर जो है वो आपको आपकी प्रोफिशिएंसी जो है वो साबित करनी पड़ेगी। तो उसके लिए उनकी अलग से टेस्ट होती है। उसके अंदर आपको ये साबित करना पड़ता है कि आपको अंग्रेज़ी अच्छे से आती है, और साथ ही साथ आपको कुछ बाहर की भी टेस्ट जो है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की टेस्ट, वो पहले ही पास करनी होती है। उसका सर्टिफिकेट भी वहाँ पर दिखाना पड़ता है कि देखिए इस लैंग्वेज में मैं सर्टिफाइड हूँ, कि मुझे इसमें लिखना आता है, पढ़ना आता है, और कोई बोले तो सुन करके कम्युनिकेट करना भी आता है। तो ये आपको वहाँ पर साबित करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर मान लीजिए कि बहुत सारे एप्लीकेशंस आए हुए हैं, तो इनके अंदर जो है वो 1200 पॉइंट्स होते हैं। तो हर एक चीज़ के लिए उन्होंने पॉइंट्स जो है वो बांट करके दिए हैं कि आपकी पढ़ाई कितनी हुई है, ग्रेजुएट लेवल की हुई है तो आपको इतने पॉइंट, 100 पॉइंट। आपकी पढ़ाई पोस्ट ग्रेजुएशन तक की हुई है, आपको 200 पॉइंट। तो ये मैं फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ, उनकी ग्रेडिंग सिस्टम अलग है, लेकिन टोटल 1200 पॉइंट्स होते हैं। उनमें से जिसको ज़्यादा मिलते हैं वो ऑब्वियसली उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो मेरिट लिस्ट की तरह ही होता है। आपका सारा पूरा प्रोफाइल देख करके उसके हिसाब से वो आपको पॉइंट देते चले जाते हैं। अब इसके अंदर भी कुछ शर्तें ज़रूर होती हैं। शर्त उनमें से सबसे बड़ी तो यही है कि आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, और कोई ऐसा क्राइम आपके ऊपर नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से आपने 5 साल या उससे ज़्यादा की जेल टर्म सर्व की हुई है। तो ये चीज़ वहाँ पर ज़रूर मैटर करती है। दूसरी बात यह है कि अगर आप जब अप्लाई कर रहे हैं इस स्कीम के लिए, तब आपके पास कनाडा से कोई एक्टिव जॉब ऑफर है, तो फिर आपको ज़्यादा वहाँ पर प्रेफर किया जाएगा। तो अगर आपके पास कोई एक्टिव ऑफर है तो ज़रूर आप इसके अंदर अप्लाई कीजिएगा, आपको वहाँ पर ज़रूर एंट्री मिल जाएगी। तो दोस्तों ये है पूरा लेखा जोखा वहाँ पर एक्सप्रेस एंट्री स्कीम का। अब एक्सप्रेस एंट्री स्कीम के अलावा भी आप जा सकते हैं अगर आपके पास जॉब ऑफर है। आप सिर्फ जॉब ऑफर के बलबूते पर भी वहाँ पर जा सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि आप एज अ स्टूडेंट के तौर पर भी जा सकते हैं।
तो ये चीज़ जो है वो बाकी सारे कंट्रीज से कनाडा को अलग बनाती है। वो इसलिए बनाती है क्योंकि जो बच्चे वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं या थोड़ा बहुत भी वहाँ के कंपनीज़ के साथ काम करने का उनको एक्सपीरियंस मिल जाता है, या पढ़ते पढ़ते वो बच्चा वहाँ पर पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, तो ऐसे लोगों को भी आगे चलकर जो है वो परमानेंट रेसिडेंटशिप मिल सकती है। तो इसकी वजह से आप एज अ स्टूडेंट भी जा रहे हैं तो भी चल सकता है, क्योंकि कनाडा ये जानता है कि अगर वो उनके यूनिवर्सिटीज़ में बाहर के बच्चे ला रहे हैं तो वो कुछ ना कुछ ज़रूर इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनके देश को वहाँ पर स्किल्ड लोग मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो वो लोग काम करेंगे, क्योंकि कनाडा के अंदर एजुकेशन जो है काफ़ी ज़्यादा महंगी है, और साथ ही साथ आपको कुछ सर्टन सम बैलेंस भी दिखाना पड़ता है आपके अकाउंट के अंदर कि आप वहाँ पर जी सकते हैं, वहाँ पर एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर सकते हैं। इसके लिए वहाँ के बच्चे जो है वो पार्ट टाइम जॉब करते ही करते हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर फिर जो टैलेंट है वो उसी देश में रहता है। इसकी वजह से कनाडा ने ये स्मार्ट मूव की हुई है, लेकिन हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। साथ ही साथ पीआर स्टेटस में जो है वो आपको मेडिकल टेस्ट से भी होकर के गुजरना पड़ता है। तो जैसे कि यूएस का होता है, यूएस के वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि आपके अंदर कोई कॉन्टैक्चुअल डिसीज़ तो नहीं है जो कि छूने भर से फैल सकता है या किसी के कांटेक्ट में आने से फैल सकता है। ऐसी कोई बीमारी तो आपको नहीं है, आप विकलांग तो नहीं हैं, आपको कोई मेंटल प्रॉब्लम तो नहीं है, या कोई इस तरीके की बीमारी तो नहीं है जिससे कि आप खुद को या किसी और को हार्म कर सकते हैं। तो ये सारे मेडिकल स्टैंडर्ड्स वहाँ पर ज़रूर देखे जाते हैं, उनके अंदर भी आपको पास करना पड़ता है अगर आप परमानेंट रेसिडेंट का स्टेटस पाना चाहते हैं। तो बात यह है कि परमानेंट रेसिडेंट स्टेटस यानी कि पीआर अगर आपको मिल भी गया तो भी उसको आपको मेंटेन करना पड़ता है, वरना वो रिवोक भी हो सकता है। तो रिवोक कैसे हो सकता है कि आप कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम बाहर ही गुजार रहे हैं कनाडा के, और आप टाइम टू टाइम उसको रिन्यू नहीं कर रहे हैं। आपका अगर एड्रेस चेंज हो गया उसको रिन्यू करना है, कुछ थोड़े थोड़े समय के बाद आपको उसको रिन्यू करते ही रहना है। अगर आप वैसा नहीं करते हैं तो वो आपका स्टेटस रिवोक हो जाता है, और फिर आपको सिटीजनशिप मिलने में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसकी वजह से इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि आपके पास जो है, मान लीजिए आप एक्सप्रेस एंट्री स्कीम के तहत वहाँ पर गए हैं, तो आगे चलकर आपके पास वर्क परमिट भी आपको निकालना पड़ेगा। तो वर्क परमिट कौन से फील्ड्स के लिए ज़रूरी है? तो देखिए, मेडिकल फील्ड्स जो हैं उनको छोड़ करके बाकी सारे फील्ड्स के लिए वर्क परमिट वहाँ पर ज़रूरी है। तो मेडिकल फील्ड के लिए क्या है कि वो आपकी पूरी हिस्ट्री वगैरह देखते हैं, और अगर आप उनको ये यकीन दिलाते हैं कि हम आपके यहाँ पर एज अ कम्युनिटी सर्विस के तौर पर काम करना चाहेंगे, तो फिर उसको थोड़ी सी ढिलाई ज़रूर दी गई है। हालांकि उनके लिए अलग से प्रोसेस ज़रूर बनाई जाती है। ऐसा नहीं है कि बिना परमिट कुछ भी ऐसे ही काम कर दिया गया और अलाउ कर दिया गया है, तो ऐसा नहीं होता है। उनका भी पूरा लेखा जोखा ज़रूर रखा जाता है। लेकिन बाकी के जो सारे के सारे यहाँ पर हम कहें कि प्रोफेशंस हैं, उनके लिए आपको वर्क परमिट की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर सिटीजनशिप की। तो सबसे पहली बात, अगर आप चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन हैं किसी भी कैनेडियन सिटीज़न के, तो फिर आपको वहाँ की सिटीजनशिप ज़रूर मिल सकती है। और कनाडा के मामले में एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि बाकी सारे देशों में जो है वो आपको कम से कम वहाँ पर 5 साल 10 साल गुजारने पड़ते हैं, उसके बाद आप उसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कनाडा का वैसा नहीं है। कनाडा का 5 साल का वहाँ पर कंडीशन ज़रूर है, लेकिन 5 में से 3 साल भी अगर आप वहाँ पर रह जाते हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो बात ये हो रही थी कि आप अगर चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन हैं कैनेडियन सिटीजन्स के, तो फिर आपको वहाँ पर सिटीजनशिप जो है वो आसानी से मिल सकती है, क्योंकि आपका कोई पेरेंट ही कैनेडियन है। दूसरी बात, यहाँ पर आपको अगर स्पाउस के आधार पर जाना है, यानी कि किसी कैनेडियन सिटीज़न से शादी कर ली है किसी लड़की ने, तो वो एज अ स्पाउस के तौर पर वहाँ पर जा सकती है। लेकिन उसको भी बाकी के जो क्राइटेरिया है वो कंप्लीट करने पड़ेंगे, यानी कि कनाडा के अंदर 3 साल तक उसको भी रहना पड़ेगा। केवल वो किसी कैनेडियन आदमी की स्पाउस है, इस कैडर के ऊपर वो कनाडा की सिटीजनशिप नहीं पा सकती है। दूसरी बात यह है कि इसके अंदर इमिग्रेशन फ्रॉड बहुत ज़्यादा होते हैं, और उसको कैनेडियन इमिग्रेशन बिल्कुल टॉलरेट नहीं करता है।
तो करते क्या हैं लोग कि नाम की शादी कर लेते हैं, वहाँ के किसी सिटीज़न के साथ जो है वो ये कह कर के शादी कर लेते हैं कि मुझे कनाडा में आना है, मुझे वहाँ का सिटीज़नशिप चाहिए, तो मैं तुमसे बस हम कहें कि डॉक्यूमेंट के ऊपर शादीशुदा हूँ, और बाद में जैसे ही मेरा इमिग्रेशन क्लियर हो जाएगा तो बाद में मैं ये हटा दूंगी मेरा स्टेटस। यानी कि जैसे ही इमिग्रेशन क्लियर होता है मैं डिवोर्स ले लूँगी और तुमको जो भी तुम्हारा पैसा है वो दे दूंगी, और फिर वो दोनों लोग जो है वो अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। तो ऐसा अगर डिस्कवर हुआ, वहाँ पर की अथॉरिटीज़ को पता चला कि आप ऐसा कर रहे हैं, तो फिर ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है और बहुत बड़ा क्राइम है। ऐसे केस में दोनों की ही सिटीजनशिप जा सकती है और उनको कनाडा से बाहर निकाल दिया जाएगा। इसके बाद आता है लैंग्वेज की चीज़। तो जैसा मैंने पहले कहा कि ये एक्सप्रेस एंट्री स्कीम के लिए भी ज़रूरी है और सिटीजनशिप के लिए भी ज़रूरी है कि आप फ्रेंच या इंग्लिश इनमें से किसी एक लैंग्वेज में आपकी प्रोफिशिएंसी जो है वो साबित कर पाएँ। तो इसके लिए जो है वो इमिग्रेशन ऑफिशियल्स ही वहाँ पर बैठे होंगे और वो देखेंगे कि आप जनरल कम्युनिकेशन कैसा करते हैं, आपको बेसिक जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह दी जाती हैं वो आप समझ पाते हैं या नहीं, आप ठीक ठीक बेसिक ग्रामर जो होता है वो ठीक ठीक इस्तेमाल करते हैं या नहीं। कोई बहुत हाई लेवल का नहीं होता है, लेकिन जो बेसिक कम्युनिकेशन के लिए चाहिए उतनी अंग्रेज़ी आपको आती है या नहीं। हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको लिखने के लिए भी कहीं जाए। इसके बाद आपको एक सिटीजनशिप टेस्ट भी पास करना पड़ेगा। तो ये मैं बता दूँ सबसे पहली बात कि ये जो आपकी लैंग्वेज टेस्ट है और सिटीजनशिप टेस्ट है, ये दोनों ही टेस्ट केवल एक एज ग्रुप के लिए है, वो है 18 से लेकर के 54, यानी कि 18 to 54। इनमें से इस एज ग्रुप में से जो लोग हैं केवल उन्हीं को ये टेस्ट देनी पड़ती है। जो 18 से कम हैं, जो माइनर हैं, उनको ये टेस्ट नहीं देनी पड़ेगी, और जो 54 प्लस हैं उनको भी ये टेस्ट नहीं देनी पड़ेगी। तो ये सिटीजनशिप टेस्ट में कौन सी चीज़ों के ऊपर सवाल आते हैं, तो इसके अंदर कनाडा की हिस्ट्री के ऊपर सवाल आते हैं, उसकी ज्योग्राफी के ऊपर सवाल आते हैं, कैनेडियन इकोनॉमी के ऊपर सवाल आते हैं, कैनेडियन गवर्नमेंट के ऊपर सवाल आते हैं, जनरल कि कनाडा की सिस्टम कैसे है, उसके अंदर मान लीजिए कि प्रेसिडेंट है या हमारे जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर है, तो जो भी है तो उसके ऊपर सवाल आएंगे। जैसे कि अभी के अध्यक्ष कौन हैं, जैसे कि जस्टिन ट्रूडो, तो वो उनके अभी के अध्यक्ष हैं। तो ऐसे बेसिक सवाल आएंगे। इसके अलावा वहाँ के लॉज के बारे में भी पूछा जाएगा और वहाँ के जो सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं उसके बारे में भी पूछा जाएगा। तो इसके अंदर जनरल ट्रैफिक सिंबल्स वगैरह भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं आपके टेस्ट के लिए, और बाकी के कुछ पब्लिक प्लेसेस में जो सिंबल्स लगाए जाते हैं उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। ये टेस्ट जो होती है वो इंग्लिश और फ्रेंच ऐसे दोनों ही लैंग्वेज में आपको देखने को मिल जाती है। ये 30 मिनट की टेस्ट होती है, यानी कि आधे घंटे की। 20 सवाल इसमें होते हैं और पासिंग के लिए आपको 15 सवालों के सही जवाब देने पड़ेंगे। हालांकि ये बहुत बड़े बड़े आंसर्स इसमें नहीं लिखने होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, और इसके अंदर आपको ट्रू और फॉल्स जैसे छोटे छोटे जो है वो सवाल पूछे जाएंगे जिनके छोटे छोटे आंसर होते हैं। लेकिन दोस्तों अच्छी बात इसमें क्या है कि इसके लिए उन्होंने एक किताब भी जारी की है जिसके ऊपर से ही वो सवाल पूछते हैं। तो उस किताब का नाम मैं आपको बता देता हूँ, सिटीजनशिप स्टडी गाइड, सिटीजनशिप स्टडी गाइड डिस्कवर कनाडा, ये उस किताब का नाम है। उस किताब को आपको बस पढ़ लेना है एक बार, उसके अंदर जो भी कोई इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको याद कर लेना है, और बस 20 सवाल आपको पूछे जाएंगे, उनमें से भी 15 का सही जवाब आपको दे देते हैं आप, तो भी काम चल सकता है। और ये टेस्ट जो होता है वो जनरली रिटर्न ही होता है, कुछ रेयर केसेस में शायद इसको ओरली भी कंडक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा जो क्राइटेरिया यहाँ पर परमानेंट रेसिडेंटशिप के लिए है वही क्राइटेरिया यहाँ पर सिटीजनशिप के लिए भी है कि आप किसी भी क्राइम के अंडर जेल में नहीं गए हुए होने चाहिए। साथ ही साथ आप पैरोल पे है या आप प्रोबेशन पे है, तो ऐसे लोग भी वहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किए जाते हैं, यानी कि आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो क्लियर होना चाहिए। अगली बात यह है कि अगर आपको इसके बारे में आशंका है तो आप आपके इमिग्रेशन लॉयर के साथ एक बार ज़रूर बात कर लीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि पॉसिबली कोई एक आध मुकदमा हो सकता है आपके खिलाफ, तो उसके बारे में बात कर लीजिए, क्योंकि बात यह है कि मुकदमा किस तरीके का है ये ज़रूर देखा जाता है। अगर वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बहुत छोटा मोटा कुछ है,
और वो बहुत पुराना है, उसके लिए आप कहीं जेल में वगैरह नहीं गए हैं और ना ही कोर्ट में केस चला है, तो ऐसे में वहाँ पर कंसिडर किया जा सकता है। तो उसके ऊपर ज़्यादा क्लैरिटी पाने के लिए मैं कहता हूँ कि आप एक बार लॉयर से ज़रूर बात कीजिए। अब बात कर लेते हैं कि अप्लाई कैसे किया जाए। तो पहले हमने एलिजिबिलिटी की बात कर ली, अब एप्लीकेशन प्रोसेस की भी बात कर लेते हैं। तो इसके लिए उन्होंने कुछ पैकेजेस बनाए हैं। पहला पैकेज है अडल्ट एज 18 और ओल्डर, तो ये एक नॉर्मल एप्लीकेशन होगा। इसके अलावा आप अगर पेरेंट और गार्डियन अप्लाइंग फॉर माइनर, यानी कि कोई माइनर वहाँ पर है और उसके पेरेंट और गार्डियन के तौर पर आप जाना चाहते हैं जो कि 18 से कम उम्र वाला है। इसके अलावा माइनर विदाउट अ कैनेडियन पेरेंट अप्लाइंग अलोन, अगर कोई माइनर है जो कि 18 साल से कम उम्र का है और वो किसी भी गार्डियन के बिना वहाँ पर अलोन ही अप्लाई करना चाहता है, तो वो एक अलग पैकेज आपको चूज़ करना पड़ेगा। अडल्ट हु सर्व विद द कैनेडियन आर्म फोर्सेस, तो जो कोई भी आदमी कैनेडियन आर्म फोर्सेस के अंदर था, काम कर चुका है, तो उनका फिर अलग हो जाता है, उनका फास्ट ट्रैक पे चला जाता है क्योंकि उन्होंने कैनेडियन आर्मी में ही सर्व किया है, तो बाकी कोई चीज़ देखने की उनको ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इसकी वजह से वो फास्ट ट्रैक पे चला जाता है। इसके अलावा अडॉप्शन बाय कैनेडियन सिटीजन, तो ये भी एक पैकेज हो सकता है कि अगर आपको किसी कैनेडियन सिटीजन ने अडॉप्ट कर लिया है तो उसके फिर थोड़े नॉर्म अलग होंगे। और स्टेटलेस पर्सन बॉर्न टू अ कैनेडियन पेरेंट, यानी कि अभी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका कोई एक स्पेसिफिक देश नहीं है, किसी एकाध देश में वो रहता है, लेकिन उसका पेरेंट जो था वो कैनेडियन था, तो ऐसे सिचुएशन में भी आपको वो ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। इसके बाद आपको फीस पे करनी पड़ेगी, ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप माइनर हैं या अबव 18 हैं, तो जाहिर सी बात है दोनों ही क्लास के लिए फीस अलग अलग होंगी। तो दोस्तों बात कर ले अब यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म की, तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपको कैनेडियन गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर के आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। पूरा एप्लीकेशन फॉर्म भर के होने के बाद आपको फीस पे करनी है ऑनलाइन, उसके बाद फॉर्म की प्रिंट आउट भी निकालनी है और उसको या तो मेल से या तो कुरियर से भेज देना है। और एक बात और यहाँ पर ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि जो भी कोई आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो अगर उन तक पहुँचते पहुँचते 90 दिन चले गए तो फिर वो फॉर्म रिजेक्ट होकर के आपको वापस भेज दिया जाता है। तो आपको मेक श्योर करना होगा कि 90 दिन के अंदर अंदर आपका एप्लीकेशन उन तक पहुंच जाए। तो 90 दिन कुछ बहुत छोटा पीरियड नहीं होता है, 3 महीने का पीरियड आपको दिया गया है, तो 3 महीने तक आपको जो है वो वहाँ पर आपका फॉर्म उन तक पहुँचा देना है। अब उनका एड्रेस भी बता देता हूँ कि कहाँ पर पहुँचाना है। और एड्रेस बताने से पहले एक बात और कि अगर आपको मल्टीपल एप्लीकेशंस करने हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, उसके लिए आप एक साथ फीस भर सकते हैं और सारे एप्लीकेशन फॉर्म एक ही एनवलप में डाल करके भी भेज सकते हैं। रेगुलर मेल अगर आपको करनी है तो एड्रेस रहेगा केस प्रोसेसिंग सेंटर, सिडनी सिटीजनशिप ग्रांट्स, पीओ बॉक्स नंबर 7000, सिडनी, नोवा स्कोटिया, B1P 6V6 कनाडा। तो इनका ऑफिस एक्चुअली सिडनी के अंदर है और जहाँ से कैनेडियन सिटीजनशिप मिलती है। और अगर आपको कुरियर मेल करनी है तो आपके लिए एड्रेस रहेगा केस प्रोसेसिंग सेंटर, सिडनी सिटीजनशिप ग्रांट्स, 47 to 49 ड्रॉस्टर स्ट्रीट, सिडनी, नोवा स्कॉटिया, B1P 5Z2। तो ये उनका पोस्टल एड्रेस है जिसके ऊपर आपको फॉर्म पहुंचाना होगा। अब बात कर लेते हैं कि एक बार आपने यहाँ पर अप्लाई कर दिया उसके बाद क्या होगा। तो उसके बाद वो फॉर्म जो है वो प्रोसेसिंग में जाएगा। अगर सब कुछ सही रहता है, आपने सारे डॉक्यूमेंट सही सही डाले हैं और वहाँ पर आपकी फ़ीस पेड हो चुकी है, उसके अंदर कुछ भी प्रॉब्लमेटिक उनको नहीं लगता है, तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट रिसीट जो है वो बाय मेल ही पहुँचा दी जाएगी। हालांकि इसकी जो ऑनलाइन प्रोसेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक्सेसिबल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने बाय पेपर अप्लाई किया हुआ है तो आपको ऑनलाइन अलग से अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब अगर आपका फॉर्म इनकम्प्लीट हुआ, उसके अंदर अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है, तो वो भी आपको बाय लेटर जो है वो बता दिया जाएगा, आप तक एक लेटर पहुंच जाएगा कि आपका फॉर्म ये है, उसका नंबर, एप्लीकेशन नंबर हमारे साथ ये जनरेट हुआ था, लेकिन उसके अंदर ये सारे डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है। तो आप पूरी प्रोसेस जो है वो आपको फिर से करनी पड़ेगी। सारे जो भी कोई डॉक्यूमेंट्स उन्होंने बताए हैं मिसिंग हैं वो आपको उसके साथ जोड़ने पड़ेंगे और फिर से उनको वो भेजना पड़ेगा।
अब ये जो पूरा स्टेटस है वो आप ऑनलाइन भी ट्रैक कर सकते हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट की अलग से उन्होंने वेबसाइट दे रखी है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है वो सारे एप्लीकेशंस प्रोसेस होने में तकरीबन 1 साल का समय लग जाता है। तो दोस्तों ये है पूरा लेखा जोखा कि अगर आपको कनाडा में जाना है, वहाँ पर काम करना है और वहाँ की परमानेंट सिटीजनशिप चाहिए, तो कौन सी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हो सकते हैं जो कनाडा में जा करके अपना करियर बनाना चाहते हैं।